जल्दी से जुड़िए, क्लास शुरू किया जाए। अभी एक ही मित्र दिख रहे हैं। क्योंकि ये क्लास बेटा ऑफलाइन भी है तो हम बहुत वेट नहीं करेंगे, क्लास हम जल्दी से शुरू करेंगे। तो जल्द से जल्द हमारे सारे मित्र जुड़े। और जहां मैंने क्लास रोका था लास्ट लेक्चर में बेटा, वहीं से आगे बढ़ेंगे। पूरे एक सीक्वेंस में हम आपसे बातचीत करेंगे बेटा। एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम लोग एस्ट्रोनॉमी वाले हिस्से पे बात कर रहे हैं बेटा, तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। जल्द से जल्द बेटा ज्वाइन करिए ऑनलाइन क्लास को। बच्चे इंतजार कर रहे हैं सामने बैठे हुए। तो ज्यादा से ज्यादा मित्र जुड़िए और हमेशा की तरह मेरी बात ध्यान रखिए बेटा। पिछले 2-3 लेक्चर से आपका उत्साह बहुत अच्छा रहा है बेटा, मेरा भी उत्साह बढ़ा है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, किसी भी प्रकार के आर्थिक प्रत्युत्तर की प्रत्याशा नहीं है बेटा आपसे। सिर्फ इतनी प्रत्याशा है कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और पढ़ने पढ़ाने की एक नई परिभाषा दूंगा बेटा कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से हमको आगे की ओर बढ़ना है। और परीक्षाएं कितनी जटिल हैं, कितनी आसान है, आप खुद ही समझेंगे। लेकिन यह है कि सारा कुछ बेटा आपके हाथ में है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप हमें पहुंचाइए। 20 वर्षों तक मैं ऑफलाइन बात करता रहा, लेकिन अब बारी है बेटा कि आधुनिक समय के हिसाब से हम आगे की ओर बढ़ें और अपनी बात सारे मित्रों तक पहुंचाएं। तो शुरू किया जाए बेटा आज की क्लास। शेयर बेटा करिए प्लीज, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए। आज बहुत कम मित्र जुड़े हुए हैं भाई। 2 मिनट पहले ही मैंने क्लास को लाइव कर दिया है, तो जल्दी से जल्दी बेटा बात पहुंचाइए। हम शुरुआत करते हैं। आज जो चर्चा हुई थी बेटा उस पर थोड़ा सा फ्लैशबैक कर लें। हम लोग खगोल विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो हम लोगों ने एक सीक्वेंस में चर्चा शुरू किया, एक क्रम से हम लोगों ने बात करना शुरू किया है, जिसमें हमने आपको बताया कि पूरे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ। फिर हमने बताया गैलेक्सीज के बारे में डिटेल में। सारे वीडियो अवेलेबल है मेरा बेटा, ये यूट्यूब चैनल है मेरा और फेसबुक का अकाउंट भी है, इसी पे सारे वीडियो अवेलेबल हैं। आप चाहे तो वहां पे सारे वीडियो को इकट्ठे देख सकते हैं। 12 तो हमने यूनिवर्स के बारे में बात किया बेटा, हमने गैलेक्सी के बारे में बात किया, हमने बताया तारों का निर्माण कैसे होता है। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, और आज हम बात करेंगे आपसे अपने सोलर सिस्टम पे। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में सोलर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन की ग्रेविटी कंप्लीशन टू कंप्लीशन वेरी करती है। जैसे जो छोटे कंपटीशन होते हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा इजी नाम्स के पूछे जाते हैं। हायर कंपटीशन में भी मैंने एक दिन आपको बोला था बेटा, आपने ध्यान नहीं दिया कि कंपटीशन में कुछ भी स्पेशल नहीं पढ़ना है आपको। वही चीजें पढ़नी है जो सिलेबस में है, हम पढ़ते आ रहे हैं, बस उनको स्पेशल ढंग से पढ़ लेना। पढ़ने का तरीका हमारा थोड़ा सा स्पेशल हो जाए तो बात बन जाएगी। क्लियर है बेटा? उसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बस आप शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा बेटा प्लीज। हाँ, आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, स्पेशली सारे मेरे वीडियो एक सीक्वेंस में बेटा मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। और मुझे लगता है दस्तूर आपको पता ही है, जो लोग कहते हैं मैं भी कह दे रहा हूं भाई, कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक वाइक कर लीजिएगा। बाकी कोई प्रत्याशा नहीं है आपसे, बाकी तो हम ऑनलाइन आपको क्लास दे ही रहे हैं। तो थोड़ा शुरुआत करते हैं बेटा। आज हम लोगों का टॉपिक होगा उसी क्रम में जिसको हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम। हिंदी में इसको हम लोग कभी कभी बेटा सौर परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सौर परिवार भी कह देते हैं। तो थोड़ा सा इस पे बातचीत करके आपका मूड थोड़ा हल्का करके फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
थोड़ा सोलर सिस्टम के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सौर परिवार जब हम कहते हैं तो परिवार का क्या बोध होता है, थोड़ा सा उदाहरण से समझिए। जैसे हमारे परिवार में 4 लोग हैं और एक अतिथि है हमारे परिवार में, गेस्ट सॉरी, जो काफी लंबे समय से हमारे परिवार में है। और अगर कोई हमसे पूछता है कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो हम 4 ही लोग बताते हैं, 5 नहीं बताते। हाँ, वो पड़ोसी इस बात को लेके थोड़ा घबराता है कि भाई आपके घर में तो 5 लोग दिखते हैं और आप बता रहे हैं हमारे परिवार में 4 लोग हैं। तो बताता है ना कि वो हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, वो हमारे अतिथि हैं, गेस्ट हैं। थोड़ा सा इसको महसूस करिए बेटा, फिर हम सोलर सिस्टम पे आते हैं। तो अतिथि हमारे परिवार में चाहे जितने दिन तक रहे, वो अतिथि ही रहेगा, वो हमारे परिवार का सदस्य नहीं होगा। हाँ, प्यार से हम लोग कह देते हैं कि हमारे परिवार के सदस्यों जैसे। अब थोड़ा सुनिए, उस परिवार के एक सदस्य यूएस में जॉब कर रहा है, वो लौट के घर नहीं आने वाला है, वहीं सेटल हो गया। तो भी हम अपने परिवार के सदस्यों की जब चर्चा करेंगे तो हम उसका नाम जरूर लेंगे। वो चाहे भले ही घर में हो ना हो, आए ना आए, लेकिन हम बताते हैं। कुछ महसूस हुआ बेटा? हमारे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जो सदस्य ना होते हुए भी परमानेंट है, और हमारे परिवार के एक वास्तव में ऐसा सदस्य है जो परिवार के साथ है ही नहीं, बहुत दूर है, तो भी हम उसको परिवार में जोड़ लेते। बिल्कुल यही दशा है बेटा हमारे सोलर सिस्टम में। एक्चुअल में हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो भले ही बहुत दूर चले जाते हों, लेकिन वो हमारे परिवार के सदस्य। थोड़ा सा बात करते हैं बेटा कि हमारे सौर परिवार में सदस्य कौन कौन है, थोड़ा उनकी चर्चा हम कर लें। हमारे सौर परिवार में एक तो हमारा तारा सन, वो परिवार के मुखिया। पहले 8 सदस्य सम्मानित हुआ करते थे, अब एक जने को परिवार से बाहर कर दिया गया है, तो हमारे परिवार में 8 जो सदस्य हैं सम्मानित, जिनको हम लोग ग्रह कहते हैं। इनके अलावा हमारे सौर परिवार में अवांतर ग्रह, इनके अलावा हमारे सौर परिवार में कॉमेट, धूम्रकेतु। तो ये हमारे सौर परिवार के सदस्य कहलाते हैं। फिर से सुने बेटा, सूर्य, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह, ग्रहों के चक्कर लगाने वाले उपग्रह, अवांतर ग्रह जिसे आप क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। इसके अलावा कॉमेट, या जिसको आप लोग धूम्रकेतु कहते हैं, ये हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। अब जो मैंने उदाहरण दिया उससे थोड़ा कंपेयर करते हैं। हम मनुष्य न जाने कितने उपग्रह प्रक्षेपित करते हैं। मुझे लगता है हर साल ही दुनिया के हर देश उपग्रह प्रक्षेपित करते रहते हैं, फिर भी हम उन्हें अपने सौर परिवार का सदस्य नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं है। चंद्रमा हमारे सौर परिवार का सदस्य है, चंद्रमा को भी उपग्रह ही कहते हैं ना बेटा, लेकिन वह प्राकृतिक उपग्रह है, वह हमारे सौर परिवार का सदस्य है। और जो मनुष्य प्रक्षेपित करके भेजता है उसे हम लोग कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, वो हमारे सौर परिवार के सदस्य नहीं है। दूसरा उदाहरण जरा समझो, ये जो धूम्रकेतु हैं, कॉमेट हैं, ये हमारे परिवार के बहुत बाहरी क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। कभी कभी कुछ रास्ते में चक्कर लगाते हुए ही नष्ट हो जाते हैं, फिर भी हम उन्हें अपने परिवार का सदस्य कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो जो पूरा सोलर सिस्टम है बेटा, उसी को आज समझना है। हम लोगों ने समझा है कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ। पिछले लेक्चर्स में जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं सब यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है बेटा। फिर हम लोगों ने तारे के निर्माण के बारे में समझा, तारे के अंत के बारे में समझा, श्वेत वामन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, ब्लैक होल क्या होते हैं, विस्तार से बात हुई आपसे। अब बारी है बेटा कि आखिरकार ये ग्रह कैसे बने होंगे। देखो, मैंने बार बार कहा कि सारी घटनाएं तब हुई हैं जब मनुष्यों का धरती पे प्रादुर्भाव ही नहीं था, पृथ्वी ही नहीं थी, तो सारी चीजों को समझना है बेटा। तो मैंने कहा था कि सिर्फ तथ्यों के आधार पे या परिकल्पनाओं के आधार पे, जिसको हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पे हम समझने की कोशिश करते हैं। ग्रहों के निर्माण के जितने भी सिद्धांत हैं बेटा, सिद्धांत कहना ठीक नहीं है,
हाइपोथेसिस यानी जो ग्रहों का निर्माण हुआ उसके निर्माण को लेके कुछ परिकल्पनाएं हैं हम मनुष्यों ने दिया। एक बात कि अगर एक से अधिक परिकल्पना हुई बेटा, यानी परिकल्पना अगर एक से अधिक हुई तो ये तय समझो उसमें कुछ ना कुछ डाउट तो है ही है, क्योंकि इतनी परिकल्पनाएं अगर आ रही हैं तो इसका मतलब हम लोग कहीं एक जगह पे कंफर्म नहीं है, क्योंकि एक जगह कंफर्म होते तो ढेर सारी परिकल्पनाएं ही क्यों होती। सत्य कई नहीं होता ना बेटा, सत्य एक ही होता है। तो जरा सा देखें, जो हमारे ग्रह हैं ना बेटा, इनका निर्माण कैसे हुआ इसको लेके बड़ी परिकल्पनाएं हैं, लेकिन सारी परिकल्पनाओं को हम लोग दो श्रेणियों में बांट लेते हैं अध्ययन करते समय, दो श्रेणियों में। यानी ग्रहों का जो निर्माण हुआ, बड़े अच्छे प्रश्न बेटा पूछे जाते हैं इस इलाके से, ध्यान से समझिए, एक प्रश्न बाकी नहीं रहेगा, आप मजबूत हो जाएंगे, हर परीक्षाओं में आप जवाब दे लेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो ये जो बंटवारा करते हैं हम लोग ना, उसका कोई आधार होता है, किसी आधार पे हम बांटते हैं। तो आधार ये है कि एक को हम लोग कहते हैं द्वैतवादी, जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस। सब हाइपोथेसिस ही है, परिकल्पना है। और एक को कहते हैं अद्वैतवादी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनेस्टिक थ्योरी। क्या कहते हैं, मोनेस्टिक थ्योरी, हाइपोथेसिस। क्लियर है बेटा? अब ये अपने आप में प्रश्न है कि कौन सी पहले है, कौन सी बाद है, किसमें क्या कहा गया। तो थोड़ा सा बेटा ये थियोरेटिकल इलाका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप इसके बारे में जाने। शेयर बेटा करिए, शेयर नहीं कर रहे हैं आप, लाइव क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए प्लीज, ठीक है? सामने भी हमारे मित्र बैठे हैं, आपसे भी हम बात कर रहे हैं। 12 तो पुराना बेटा ये है, यानी हम मनुष्यों ने जो सबसे पहले ग्रहों के निर्माण के बारे में विचार किया, परिकल्पना दिया, उसमें अद्वैतवादी जो सिद्धांत है वो पुराने हैं। ये जो द्वैतवादी हैं ये नए हैं। तो थोड़ा सा इसको समझना है बेटा। कुछ जो सिद्धांतकार हैं या जिन्होंने परिकल्पनाएं दी हैं उनका नाम जानना जरूरी है, कंपटीशन में पूछा जाता है। तो अद्वैतवादी में सबसे पहले जिन्होंने बात किया वो एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, जिनको हम लोग इमैनुअल कांट के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने दिया था बेटा वायव्य राशि परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस, जिन्होंने ये बताया कि एक निहारिका थी और निहारिका से समय समय पे कुछ छल्ले जैसी चीजें निकलती गईं और धीरे 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 ग्रहों का निर्माण हुआ। कितना वैज्ञानिक है नहीं है, एक दिमाग की एक परिकल्पना थी, और इसको 1755 में दिया गया। फिर उसके बाद लाप्लास ने एक परिकल्पना दिया जिसको हम लोग कहते हैं, लाप्लास की भी परिकल्पना है जिसको निहारिका परिकल्पना कहते हैं। लाप्लास ने उसी में संशोधन किया और ये कहा कि नहीं नहीं, अलग अलग छल्ले नहीं निकले, कोई निहारिका रही होगी जिसका बाहरी भाग ग्रहों में बदल गया और आंतरिक भाग घनीभूत होके सूर्य में बदल गया। ये 1796 की हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये लगभग सब 18वीं सदी के आसपास की है। यानी हम मनुष्य जब थोड़ा सा तार्किक हो रहे थे, सचेत हो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचना शुरू किया। बहरहाल आज की डेट में यह अस्वीकार है। ज्यादा भरोसा है किस पे बेटा? द्वैतवादी। तो द्वैतवादी पे थोड़ा सा बात करते हैं, फिर हम लोग आते हैं गंभीर सेगमेंट की ओर। द्वैतवादी जो परिकल्पना है ग्रहों के निर्माण के बारे में, ये बेटा पूछा है नाम ले लेके, वायव्य राशि परिकल्पना किन्होंने दिया, ठीक है, निहारिका परिकल्पना किन्होंने दिया। तो ये सब बेटा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो आपके पास रहेगा, आप नोट्स अपना बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो वायव्य राशि परिकल्पना किन्होंने दिया बेटा? कांट ने। और लाप्लास ने दिया बेटा निहारिका परिकल्पना। क्लियर है? तो वायव्य राशि परिकल्पना पहले आई और निहारिका परिकल्पना बाद में आई, लेकिन दोनों क्या थे बेटा? अद्वैतवादी, जो आज की डेट में लगभग लगभग अस्वीकार है। क्लियर है? अब इधर आइए, इसमें पहला जो सिद्धांत आया वो आया बेटा 1919 में
20वीं सदी का मामला है, जिसका प्रतिपादन किया जेम्स जीन ने। अब जाहिर सी बात है, जब द्वैतवादी कहा जाता है तो इसका अभिप्राय यह है कि किसी दो चीजों का प्रभाव पड़ा होगा। अच्छा, आपको ये पता है कि सूर्य बात करेंगे तो अभी चर्चा में आगे आएगा, सूर्य अपने स्थान पे रुका हुआ नहीं है। मैंने आपको बताया था जब मैंने गैलेक्सी की चर्चा किया था कि सब गैलेक्सी में एक तरह का घूर्णन हो रहा है, सारी पदार्थ सारी गैसें घूम रही हैं। तो सारे पदार्थ घूम रहे हैं तो उसके अंदर जो भी चीजें हैं, तारे वगैरह, वह भी तो घूम रहे होंगे। बस ऐसे समझो ना बेटा, जैसे पानी में भंवर, तो पानी में भंवर आता है तो खरपतवार भी साथ साथ घूमते हैं। तो ध्यान रखना, सूर्य अपनी आकाश गंगा का चक्कर भी लगाता है। इसको हम लोग ज्योग्राफी में कॉस्मिक ईयर कहते हैं, कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। और यह लगभग 25 करोड़ वर्ष होता है। यानी सूर्य 25 करोड़ वर्ष में अपने आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा कर लेता है। लेकिन ध्यान रखना, सूर्य जब अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है तो अपने पूरे कुनबे के साथ, पूरे परिवार के साथ चक्कर लगाता है। परिवार के सदस्यों को छोड़ता नहीं, सब साथ लगे रहते हैं, सब चक्कर लगाते हैं। क्लियर है बेटा? तो जेम्स जीन ने यह बताया कि सूर्य जब आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा होगा, यानी कॉस्मिक ईयर में चल रहा होगा, तो वो किसी बड़े तारे के पास से गुजरा होगा। कोई बड़ा तारा रहा होगा जिसके पास से हमारा सन गुजरा होगा। दोनों के बीच में ग्रेविटेशन क्रिएट हुआ होगा, गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ होगा। अब जाहिर सी बात है कि इसका द्रव्यमान ज्यादा है जिस तारे के पास से गुजरा होगा, और इसका द्रव्यमान कम है, तो ज्वार उत्पन्न हुआ होगा। और इसमें से कुछ चीजें पृथक हो गई खींच के, और इतना खिंचाव उत्पन्न हुआ कि वो अलग तो हो गई, लेकिन वो सूर्य के ग्रेविटेशन को छोड़ के नहीं भाग पाई। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग सैटेलाइट प्रक्षेपित तो कर देते हैं उपग्रहों को, लेकिन वो उपग्रह धरती के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के भाग नहीं पाते और धरती का चक्कर लगाने लगते। किसी दिन हम बात करेंगे बेटा विस्तार से। ये ध्यान रखना कि सूर्य से एक हिस्सा टूट के पृथक हो गया, लेकिन वह, चूंकि सूर्य आगे बढ़ ही रहा था, अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा था, उसी बीच में घटना हो गई कि बड़े तारे के पास से जब वो गुजरा तो उसका एक हिस्सा पृथक हो गया, जिसको जेम्स जीन ने फिलामेंट कहा। फिलामेंट तो हम लोग जो बल्ब्स में वायर्स लगे होते हैं उनको फिलामेंट बोलते हैं, लेकिन जेम्स जीन ने इसको क्या नाम दिया बेटा? फिलामेंट कहा। सॉरी, ये फिलामेंट चूंकि सूर्य से जुड़ा हुआ था, अलग हुआ, बहुत गर्म रहा होगा, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के ये भाग नहीं पाया, और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा जैसे आज उपग्रह चक्कर लगाते हैं। और यही फिलामेंट धीरे 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 ठंडा होते हुए ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। ये तो जेम्स जीन, बाद में थोड़ी सी इसमें त्रुटि थी, तो 1929 में जेम्स जेफरीज ने इसमें कुछ संशोधन किया। क्लियर है बेटा? अगली जो परिकल्पना आई वो थी ऑटो स्मिथ की। ऑटो स्मिथ 1943 में 1943 में, और इन्होंने बताया इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, अंतर तारक धूल परिकल्पना। क्लियर है बेटा? इसमें उन्होंने बताया कि सूर्य जब अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा होगा तो अपने गुरुत्वाकर्षण से ढेर सारे इस तरह के पार्टिकल्स को खींचा और ग्रहों आदि का निर्माण हुआ। देखो एक बात बेटा, क्या हुआ ये तो किसी को पता नहीं। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेसिस जो विज्ञान के आधार पर प्रमाणित हो जाए। तो ऑटो स्मिथ की भी अवधारणा थोड़ी प्रमाणित होती है, जेम्स जीन की भी अवधारणा प्रमाणित होती है। बहरहाल ये थोड़ा थ्योरेटिकल हिस्सा था बेटा, इसको जानना बहुत जरूरी है। फिर से सुने, दिमाग में बैठाएं, वीडियो उपलब्ध है, उसको देखिएगा। ग्रहों के निर्माण के जो भी विचारधाराएं हैं, जो भी सोच है, उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं बेटा। एक को हम लोग क्या कहते हैं? द्वैतवादी, एक को कहते हैं अद्वैतवादी। एक को कहते हैं ड्यूअलिस्टिक और एक को कहते हैं मोनास्टिक। बस मोटा मोटा दिमाग में रखो कि ड्यूअलिस्टिक विचारधारा के लोगों का मानना था कि किन्हीं दो चीजों के परिणाम से ग्रहों का निर्माण हुआ। मोनास्टिक वालों का मानना था कि किसी एक चीज से निर्माण हुआ। तो मोनास्टिक यानी अद्वैतवादी वालों का मानना था कि कोई निहारिका रही होगी जिसके परिणाम स्वरूप ये सब बना,
और द्वैतवादी वालों का मानना था कि नहीं नहीं नहीं, हारिका से नहीं बना, सूर्य अपने गैलेक्सी का जब चक्कर लगा रहा था तो उसी समय कुछ घटना हुई होगी। बहरहाल इसको बेटा हम यही समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जरा इसको समझना है। सौर परिवार के जो सदस्य हैं उनका मैंने अभी आपको परिचय कराया कि हमारे सौर परिवार में कौन कौन है बेटा। एक तो सूर्य है, उसके 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों के अलावा फिर अवांतर ग्रह है जिनको एस्टेरॉइड्स कहते हैं, आप क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। फिर इसके अलावा कॉमेट है, धूम्रकेतु हैं, जिनको हम लोग माइनर प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक बड़ी मजेदार बात है भाई, मैं तो 20-25 साल से इस प्रोफेशन में हूं। जब बच्चे कभी पूछा करते थे तो ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, अभी ग्रहों की संख्या 8 हो गई। सबने पढ़ा होगा कि प्लूटो को, यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब समस्या यह है कि भाई ग्रह भी आप ही ने कहा, ग्रहों की श्रेणी से आप ही ने बाहर किया, तो आखिर वजह क्या रही होगी? समय समय पे हम अपनी परिभाषाओं को बदलते रहते हैं। एक संस्था है बेटा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, नाम सुना होगा, नहीं तो सुन लीजिए। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 1919 में जिसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है बेटा वो फ्रांस के पेरिस में है। तो इस तरह के जो टेरेस्ट्रियल चीजों के बारे में जो एकमत हम लोग होते हैं तो उसी असेंबली में, कॉन्फ्रेंस में होते हैं। इसी असेंबली में 1930 में यह बता दिया गया कि प्लूटो ग्रह है। तो 1930 से लेकर के 1930 से लेके 2006 तक प्लूटो ग्रह रहा। 2006 में ग्रहों को फिर से परिभाषित किया गया, फिर से डिफाइन किया गया। जब इसको डिफाइन किया गया तो एक सम्मेलन हुआ बेटा, चेक रिपब्लिक, यूरोप का एक देश है जिसमें एक जगह है प्राग, वहां एक सम्मेलन हुआ 2006 में, और उसी सम्मेलन में निर्धारित कर दिया गया यानी 2006 में कि प्लूटो अब ग्रह नहीं रहेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया तो कोई कारण बताया होगा, तो कारण फिर से डिफाइन किया, जिस कारण उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्रह की कक्षा स्वतंत्र होनी चाहिए। और आपको पता है कि प्लूटो की जो ऑर्बिट है वो ऑटोनॉमस नहीं है, वो नेपच्यून की कक्षा, वरुण की कक्षा में घुस के पार कर जाता है। तो एक तो गलती है इसकी। दूसरा, किसका आकार इतना ग्रेविटेशन इसका नहीं है कि स्फेरिकल शेप हो, तो एक ये भी इसकी कमी। तो ये सब कारण थे जिससे हम लोगों ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। क्लियर है बेटा? अब थोड़ा आइए मुद्दे पे बात करते हैं। जितने भी ग्रह उपलब्ध हैं, यानी अब 8 ग्रह हैं, इनको हम लोग अध्ययन करते समय 2 हिस्सों में बांट लेते हैं बेटा। कुछ ग्रहों को हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, इंग्लिश में इनर प्लेनेट कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं। और कुछ ग्रहों को हम लोग आउटर प्लेनेट कहते हैं। क्लियर है बेटा? आउटर प्लेनेट कहते हैं या जोवियन प्लेनेट कहते हैं। यानी जितने भी ग्रह हैं 8 बेटा, उनको हम लोगों ने मोटे मोटे 2 भागों में बांट लिया। कुछ को हम लोगों ने आंतरिक ग्रह कहा, कुछ को हम लोगों ने बाह्य ग्रह कहा। अब प्रश्न यह है कि कौन आंतरिक ग्रह हैं और क्यों उनको आंतरिक ग्रह कहा? तो सुनिए बेटा, वे सभी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर आंतरिक कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी सूर्य के सबसे नजदीक वाले इलाके में रहते हैं, उन्हें हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। उन्हें हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। इसमें 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इन चारों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आंतरिक ग्रह कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। अब कोई कारण होगा ना बेटा, तो कहा जाता है कि जो आंतरिक ग्रह जितने हैं वो भारी पदार्थों से बने हैं, यानी उनकी डेंसिटी ज्यादा है और वो सॉलिड फॉर्मेट में है। क्लियर है बेटा? और डेफिनेटली हाई डेंसिटी होने के कारण इनका आकार छोटा भी है। इनके या तो उपग्रह नहीं है
या तो बहुत कम है। आप खुद ही चेक कर लीजिए, बुध का कोई नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है ना, मामा जी, है ना, चंदा मामा। मंगल के दो, डिमोस एंड फोबोस। तो या तो उपग्रह है ही नहीं, या तो बहुत कम है। भारी पदार्थों से बने हैं, घनत्व डेफिनेटली ज्यादा होगा। इसलिए ये, हाँ एक बात ध्यान रखना, ये ठोस रूप में है बेटा, ये सॉलिड रूप में है। क्लियर है? अब इसमें एक ग्रह है बेटा जिसपे बड़ी चर्चा होती रहती, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्र या वेनस। है ना बेटा? बहुत छोटी क्लास से आप पढ़ते हैं। मैंने क्या बोला था बेटा कि स्पेशल नहीं पढ़ना है, स्पेशल ढंग से पढ़ना है। आप थोड़ा सा देखिए स्पेशल ढंग क्या है। हम लोग पढ़ते हैं ना सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीले ग्रह की दर्जा किसको दिया गया? शुक्र को। एक्चुअली सब नाम वाम ज्यादातर ग्रीक लोगों ने दिया। शुक्र को इंग्लिश में वीनस कहते हैं। वीनस उनकी सौंदर्य की देवी है, सुंदरता की देवी, बहुदेववादी हैं हम लोगों के जैसे। तो उनकी सौंदर्य या सुंदरता की देवी का नाम वीनस है। चूंकि ये ज्यादा चमकता था इसलिए इसको नाम वीनस दे दिया गया। अब ये क्यों चमकता है बेटा? एक बात कि चमक तो सूर्य के प्रकाश से होती है, तो सूर्य के सबसे पास तो बुध है, तो सबसे ज्यादा तो बुध को चमकना चाहिए, या सबसे गर्म बुध को होना चाहिए। परंतु सबसे ज्यादा चमकीला कौन है बेटा? शुक्र है। इसके पीछे क्या कारण है? अगर आपकी परीक्षा में यह पूछे, आप तो सिर्फ इसके लिए तैयार है सबसे चमकीला कौन है? नहीं बेटा, अब तो चीजें आगे बढ़ गई हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि शुक्र सबसे चमकीला क्यों है। विकल्प आपको दे दिया जाएगा, तो विकल्प में से आपको चुनना होगा। तो ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र ग्रह की चमक का कारण, और टेम्परेचर भी बड़ा हाई होता है बेटा, ये भी ध्यान रखना, और टेम्परेचर के कारण ही वो ज्यादा चमकता है। शुक्र के ज्यादा चमकीला होने का कारण बेटा, उसके अंदर होने वाली एक घटना है जो हम लोग पर्यावरण में बहुत पढ़ते हैं, बहुत चर्चा होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जरा कल्पना करिए कि अगर आपको पूछा जाए कि शुक्र सबसे चमकीला क्यों है, तो क्या आप विकल्प में ग्रीन हाउस इफेक्ट चुनते? बिल्कुल नहीं चुनते, क्योंकि आपको लगता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट धरती से जुड़ा हुआ है। नहीं नहीं, अभी हम बात करेंगे बेटा। सबसे चमकीला शुक्र है। क्यों? शुक्र पर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। शुक्र ग्रीन हाउस नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ध्यान से सुनना, ग्रीन हाउस अलग फेनोमेना है। ग्रीन हाउस के अंदर जो घटना होती है, उस घटना को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। आपने पढ़ा होगा धरती पर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक कार के शीशे बंद करके उसको धूप में खड़ा कर दीजिए, तो कार अंदर से बाहर की तुलना में ज्यादा गर्म हो जाती है। कार के अंदर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। कार ग्रीन हाउस थोड़ा ही है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ग्रीन हाउस तो अलग चीज है। ग्रीन हाउस इफेक्ट उसके अंदर होने वाली घटना को कहते हैं। तो घटना जहां जहां होगी, हर घटना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाएगी। एक्चुअल में ग्रीन हाउस का जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो ये है कि धरातल के कुछ ऐसे इलाके हैं, भाई देखो हम मनुष्यों की क्या परेशानी है कि हम धरती के लगभग हर इलाके में रहते हैं। ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो हम उष्णकटिबंधों में रहते हैं, ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं। ये सब हम आगे चर्चा करेंगे बेटा विस्तार से। हम धरती के उन इलाकों में भी रहते हैं जहां दो दो ऋतुएं दिखती हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ। धरती के कुछ इलाके ऐसे हैं, पोलर रीजन है, जहां साल भर तापमान बहुत कम रहता है, हम वहां भी रहते हैं। लेकिन हमारी परेशानी है कि हम चाहे जहां भी रहें, हमारे शरीर का तापमान कांस्टेंट रहना चाहिए। क्लियर बेटा? उसको कांस्टेंट रखने के लिए हम तरीके डेवलप करते हैं। लेकिन ठीक है, आप पोलर या सब पोलर इलाके में रहते हैं तो ठीक है साहब, अपने बॉडी को तो गर्म कर लेंगे, लेकिन खाने पीने के लिए कुछ चाहिए ना। साग सब्जियों की आवश्यकता होगी ना। तो साग सब्जियों को आप कैसे सरवाइव करा सकते हैं जब तापमान माइनस में चला जाएगा? तो उसका इलाज है, वहां कांच के घर बनाते हैं, कांच के घरों के अंदर साग सब्जियों की खेती करते हैं। तो कांच के उन्हीं घरों को हम लोग ग्रीन हाउस कहा करते हैं। वो ग्रीन से कोई लेना देना नहीं है बेटा,
तो कांच के जो घर बनाते हैं हम लोग उसको ग्रीन हाउस कहते हैं। आजकल तो प्लास्टिक के भी बनाते हैं, नर्सरी वगैरह में आप देखें तो। उसके अंदर घटना क्या होती है बेटा, वो थोड़ा समझना है। एक्चुअल में फिजिक्स की थोड़ी सी आवश्यकता है बेटा। फिजिक्स का एक रूल है, हॉटर बॉडी शॉर्टर वेवलेंथ, यानी जो वस्तु जितनी गर्म होती है उससे उतनी छोटी तरंगों के रूप में ऊष्मा निकलती है। मुझे नहीं लगता सूर्य से भी ज्यादा कोई गर्म है। तो सूर्य से जो ऊष्मा आ रही होती है धरती की ओर, वो छोटी तरंगों के रूप में आ रही होती है। क्लियर है बेटा? ये छोटी तरंगों को कांच नहीं रोकता, वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यानी दिन के समय जब सूर्य की गर्मी आती है तो छोटी तरंगों के रूप में आती है, वो तरंगे कांच को पार करके अंदर चली जाती है। अंदर साग सब्जियां जो भी हो उनको प्रदान करती हैं, वो गर्म कर देती हैं। लेकिन रात में जब विकिरण शुरू होता है, रेडिएशन शुरू होता है, अंदर से ऊष्मा जब बाहर की ओर जाने लगती है तो उसको बाहर नहीं जाने देते। आपको समझ में आ रहा है क्यों बाहर नहीं जाने देते? तो नहीं बाहर जाने देने का कोई तो, अरे भाई अजीब हालत है, उसी कांच से होते हुए अंदर चले गए तो उसी कांच से होते हुए बाहर क्यों नहीं चले जा पाते? तो फिर फिजिक्स का एक नियम है, जो वस्तु जिस वेवलेंथ पे ऊष्मा को ग्रहण करती है उस वेवलेंथ पे ऊष्मा को रेडिएट नहीं करती। जब वो ऊष्मा को रेडिएट करती है तो उसकी तरंगों की लंबाई बढ़ जाती है। यानी जो सेकेंडरी रेडिएशन होता है, द्वितीयक रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, पार्थिव रेडिएशन भी हम लोग कहते हैं, पार्थिव विकिरण जो होता है, उसमें वेवलेंथ की लंबाई बढ़ जाती है जिस वेवलेंथ को ऊष्मा ले गई हो। क्लियर हुआ बेटा? अब बढ़ी हुई लंबाई की जब तरंगे बाहर की ओर निकलती हैं तो कांच उन्हें रोक लेता है और अंदर का तापमान बढ़ा रह जाता है। तो ग्रीन हाउस अलग है बेटा। ग्रीन हाउस के अंदर जो घटना हो रही है कि आने देंगे जाने नहीं देंगे, ये घटना कहलाती है बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ध्यान से सुनो, ये घटना पृथ्वी पर भी हो रही है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हम लोग कहते हैं। ये घटना पृथ्वी पे कैसे हो रही है बेटा? क्या पृथ्वी के चारों ओर कांच के घर बनाए गए हैं? नहीं नहीं। जो काम कांच करता है ना बेटा, वही काम कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ गैसें कर लेती है। पृथ्वी के वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर है बेटा? और कार्बन डाइऑक्साइड की बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है कि सूर्य ताप को आने देना और सूर्य ताप को जाने नहीं देना। क्लियर है? इसलिए पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे रेज हो रहा है। ये तो बेटा ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। अब फिर हम चलते हैं शुक्र पे कि शुक्र का क्या मामला है, थोड़ा देख लें। पृथ्वी, थोड़ा सा डेटा दिमाग में रखिएगा बेटा। पृथ्वी के वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी गणित की जानकारी होगी, ये मात्रा बहुत ही कम है बेटा। और इतनी कम मात्रा पृथ्वी पर ये तमाशा करती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही है। शुक्र के वायुमंडल में 96% अकेले कार्बन डाइऑक्साइड। और डेफिनेटली शुक्र ग्रह पे क्या होता है बेटा? भीषण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। यानी सूर्य की गर्मी आती तो है लेकिन बाहर नहीं जा पाती। शुक्र का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यह वह तापमान है कि पल भर में आदमी भस्म हो जाए। इतना हाई टेम्परेचर है बेटा। वो जल रहा है, वो दहक रहा है और हम उसको नाम दे देते हैं कि बड़ा चमकीला दिख रहा है। तो ये क्लियर हुआ बेटा? तो आंतरिक ग्रहों में, पार्थिव ग्रहों में कितने ग्रह बेटा? 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जिसमें शुक्र की करामात मैंने आपको बताया। तो ये बेटा नहीं पढ़ना है कि सबसे चमकीला ही है, यही नहीं कंपटीशन है, काहे सबसे चमकीला है। तो जवाब मिला आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव हो रहा है। कहां? शुक्र पर भी। तो जहां ये प्रभाव होगा हर जगह हम लोग बोलेंगे। जैसे मैंने बोला ना कि कार अंदर से ज्यादा गर्म हो जाती है धूप में खड़ी करने पर। अरे भाई, धूप में बाहर जितना टेम्परेचर है कार भी उतनी गर्म हो अंदर बाहर। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि अंदर से कार बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो इसका कारण क्या है बेटा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो कांच है ना, तो कांच से सूर्यताप अंदर आता है
अंदर की चीजें गर्म होती है, जब उष्मा बाहर निकलने लगती है तो बड़ी तरंगों के रूप में हो जाती है, कांच उन्हें रोक लेता है। ध्यान रखना, फिजिक्स का यह नियम है कि हमेशा सेकेंडरी रेडिएशन में तरंगें बढ़ जाती है, उनकी लंबाई बढ़ जाती है, यानी जिस वेवलेंथ पर उष्मा रिसीव की जाती है उस वेवलेंथ पर उष्मा को रिलीज नहीं किया जाता, उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो साइंस वाइंस पढ़ेंगे बेटा हम लोग तो ज्यादा क्लियर होगा। स्पष्ट हुआ? जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यही है कि जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने के लिए कुछ गैसें रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें से सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल गैस मैंने आपको बताया है कि वो कौन है बेटा। वो सबसे अधिक जो रिस्पॉन्सिबल गैस है वो कोई और नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड अकेले नहीं है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अन्य गैसें भी हैं, तो उनकी भी भूमिका है, तो उसको भी थोड़ा समझते हैं। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, है ना बेटा, ये सब की सब क्या ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सब वही कार्य करती हैं जो कि कांच का घर करता है। क्लियर है बेटा? तो चलिए इसको यही समाप्त करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ग्रहों को कितने भागों में बांटा बेटा? 2 भागों में बांटा। एक को हम लोगों ने क्या कहा बेटा? आंतरिक ग्रह। बोले अरे भाई, जितने ग्रह हैं इनको हम लोगों ने डिमार्केट कर दिया बेटा। एक को क्या कहा? इनर प्लेनेट, और एक को क्या कहा बेटा? आउटर। एक को हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रह और एक को कहते हैं बाह्य ग्रह। ज्योग्राफी में उनके और भी नाम हैं, इनको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, इनको जोवियन प्लेनेट भी कहते हैं। तो बड़ा अच्छा है कि अब ग्रहों की संख्या 8 हो गई है, तो बांटना बड़ा आसान हो गया बेटा, 4 इधर और 4 उधर। जो सूर्य के करीब वाले हैं वो 4 इधर, और सूर्य से दूर होने वाले हैं 4 इधर। तो आउटर में कौन कौन है बेटा? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्लियर है? और प्लूटो साहब को तो नमस्कार कह दिया गया है कि आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं रहेंगे। वैसे प्लूटो की सेहत तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही को गरज थी तो आपने कहा था कि ग्रह है, और आप ही ने आज कह दिया ग्रह नहीं है, तो जब मन करेगा फिर कहिएगा ग्रह है। प्लूटो तो जहां है बेटा वहीं चक्कर लगा रहा है ना, कि प्लूटो छोड़ के निकल गया नहीं। अब हमारी नई परिभाषा में वह ग्रह की श्रेणी में नहीं आता, ये ध्यान रखना है कि 2006 से उसे ग्रह हम लोग नहीं मानते। 12 ये क्लियर हुआ बेटा? अब हमारे सर परिवार के एक सदस्य और हैं जो कंपटीशन में आपसे बहुत पूछा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड्स, जिसको हिंदी में हम लोग क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, और इन्हें हम लोग अवांतर ग्रह भी कहते हैं। तो ये क्या है बेटा? पूछा बहुत गया है आपसे कंपटीशन में, तो थोड़ा इसके बारे में सुन लें। वे सभी ग्रह जो, अब ग्रह है बेटा तो ग्रह तो होंगे ही, ग्रह माने जो सूर्य का चक्कर लगाए, लेकिन साथ में एक नाम लगा हुआ है क्षुद्र ग्रह, इंग्लिश में तो एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ऐसा देखा गया कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कोई ऑर्बिट है ना, तो एक आंतरिक ग्रह का सबसे बाहरी कौन है बेटा? मंगल, और बाह्य ग्रह का सबसे पहला कौन है? बृहस्पति। तो आंतरिक और बाह्य के बीच में, जैसे देखिए डायग्राम से, जैसे सपोज करें ये सूर्य है बेटा, तो ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, तो ये 4 हो गए बेटा। सपोज करें आंतरिक ग्रह, यानी ये चारों कौन हो गए? आंतरिक। अब यहां से शुरू होगा कौन बेटा? बाह्य ग्रह। तो आंतरिक का आखिरी कौन है बेटा? मंगल, और बाह्य का पहला कौन है? बृहस्पति। ये देखा गया कि आंतरिक ग्रह तथा बाह्य ग्रह के बीच में
पार्थिव तथा जोवियन ग्रह के बीच में लगभग 1 लाख की संख्या में छोटे छोटे अनियमित आकार के पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं, पूरा एक रोड जैसा बना के, और संख्या तो 1 लाख के आसपास है बेटा। जो सबसे छोटे हैं वो फुटबॉल के आकार तक के हैं, और अब तक जो सबसे बड़ा देखा गया बेटा उसका नाम है सेरस। तो सेरस क्या है? सबसे बड़ा अवांतर ग्रह है जो 1000 किलोमीटर व्यास का है। ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर है बेटा? ये बार बार पूछा गया है कि अवांतर ग्रह की कक्षा क्या है, ऑर्बिट क्या है। तो जवाब बस इतना ही देना है बेटा कि मंगल और बृहस्पति के बीच में है छोटे छोटे अनियमित आकार के पिंड। आकार इनका नियमित नहीं है, गोल नहीं है, और इनकी संख्या लाखों है आज की डेट में जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा देखा गया है उसका नाम है सेरेस। इसका व्यास जो है ना बेटा वो 1000 किलोमीटर है। तो अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा अवांतर ग्रह भी है बेटा। कौन? सेरेस। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मित्र, थोड़ा सा लापरवाही हो रही है पढ़ाई में नहीं, मैं आपको तो पढ़ा ही रहा हूं बेटा, शेयर करिए। हाँ, एक बात बेटा और एक सूचना देनी है कि जैसे इस पेज पर, फेसबुक का पेज है आर्या करियर पॉइंट, इस पेज पर तो ये वीडियो उपलब्ध है ही है, लेकिन पूरे क्रम से, माने जिस सीक्वेंस से सिलेबस आगे बढ़ रहा है उस पूरे सीक्वेंस से सारे वीडियो आपको मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे आर्या करियर पॉइंट पे। तो वहां जाके आप जब भी मूड हो आपका पढ़ने का, देखने का, तो एक सीक्वेंस में देखिए, पूरी ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा बेटा। सिलेबस में एक एक लाइन पे मैं बात करता चल रहा हूं। क्लियर है? 12 ये क्लियर हो गया बेटा। तो अब हम लोगों ने अपने सौर परिवार के 2 सदस्यों से परिचय कर लिया। एक तो ग्रह, ग्रहों के साथ जो हमारे अवांतर ग्रह थे, क्षुद्र ग्रह थे, एस्टेरॉइड थे, उनके बारे में। अब हमारे परिवार के एक और सदस्य हैं जो सबसे बाहरी सीमाओं पे चक्कर लगाते हैं, यानी सोलर सिस्टम की सबसे बाहरी बाउंड्री का निर्माण करते हैं, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा बेटा जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ये फैक्चुअल हैं, तथ्यात्मक हैं। तथ्य भी आपको जानना होगा, परीक्षाओं में इसकी आवश्यकता होती है। क्लियर है? इसको जरा समझिए। ये जो सूर्य है ना बेटा, इसके चारों तरफ तो ग्रह चक्कर लगाते ही हैं, लेकिन सबसे बाहरी इलाके में भी कुछ लोग चक्कर लगाते हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा? कॉमेट। क्या कहते हैं? कॉमेट। या जिनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उच्छल तारे भी कहते हैं, धूम्रकेतु भी कहते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम है, कॉमेट। तो कॉमेट क्या है बेटा कि जब बाह्य ग्रहों का निर्माण हो रहा था उसमें जो बचे कुछ अवशेष हो गए, उनसे निर्माण हुआ है धूम्रकेतुओं का। और ध्यान से सुनना, ये अति दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, यानी सुपर इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बाकी ग्रहों की कक्षा इलिप्टिकल होती है, दीर्घ वृत्ताकार होती है, लेकिन जो धूम्रकेतु होते हैं वो अति दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो अति का मतलब आप समझते ही है, ये तो आम बोलचाल का शब्द है कि अति कर रहे हैं। तो बाकी की ऑर्बिट अगर सपोज करो ऐसी है, एलिप्टिकल है, तो जो कॉमेट की ऑर्बिट है वो अति तो है ही है ना बेटा? ये अति नहीं लग रही है, ये अति है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सुपर एलिप्टिकल ऑर्बिट या अति दीर्घवृत्ता। बार बार पूछा गया है कि कॉमेट किस कक्षा पे चक्कर लगाते हैं, तो जवाब होगा क्या बेटा? अति दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इसका पहली बार बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया बेटा एक वैज्ञानिक थे, गेरार्ड कूपर। और इन्होंने एक रास्ता ढूंढ निकाला जिस रास्ते पे ये धूम्रकेतु सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्लियर है? उस रास्ते को उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने बताया कि इनका जो रास्ता है वो रास्ता कहलाता है कूपर बेल्ट, कूपर पट्टी के नाम पे जाना जाता है। लगभग 30 AU से लेके, AU का परिचय मैंने करा दिया है, दोबारा मैं नहीं कराऊंगा बेटा, वीडियो जाके देखिएगा।
30 AU से लेके 50 AU तक, यानी इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो आप कह सकते हैं 20 AU है। AU माने पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कूपर बेल्ट कहते हैं, कूपर पट्टी कहते हैं। इसी पर धूम्रकेतु चक्कर लगाते हैं। उच्छल तारे इसलिए कहते हैं कि सूर्य का चक्कर लगाते लगाते आप देख रहे हो बहुत दूर चले जाते हैं, यूनिवर्स के शीतल क्षेत्रों में चले जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। फिर वो जब लौटते हैं ना बेटा, तो सूर्य की गर्मी उनको अब ज्यादा मिलने लगती है, उसके पदार्थ वाष्पीकृत होने लगते हैं, ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं, और एक पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है। और पूंछ भी जादू भरी, जादू भरी इन सेंस कि वो जैसे जैसे सूर्य के करीब आते हैं इनकी लंबाई बढ़ती जाती है टेल की। और मुझे लगता है ये भी आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों। अरे बेटा, जैसे जैसे वो सूरज के करीब आएंगे उनको गर्मी ज्यादा मिलने लगेगी, पदार्थ तेजी से वाष्पीकृत होंगे, और ये ऊपर की ओर टेल जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, है ना बेटा? इनको प्लूटॉन्स भी कहा जाता है। क्लियर है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, इनकी भी संख्या बहुत ज्यादा। एक बहुत चर्चित है जिसको आपने अक्सर सुना होगा, हैली। ये क्या है बेटा? कॉमेट है। 76 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। हम लोग के जीवन में एक चक्कर अगर लगा ले तो बहुत है, दूसरे चक्कर का फिर मौका नहीं मिलता बेटा। और कुछ तो इतने दूर है ना बेटा कि हजार हजार वर्ष लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कॉमेट के। हमारे जीवन में तो शायद ही वो चक्कर लगाते हों, यानी एक चक्कर उनका पूरा हो पाए। ठीक है बेटा? ये आपका थोड़ा सा परिचय हुआ बेटा ग्रहों के बारे में, कैसे बने, उनका डिमार्केशन क्या है। सौर परिवार के कुछ सदस्यों का बेटा मैंने आपसे परिचय कराया। कौन कौन है जरा सुन लें। ग्रह 2 भागों में बांट दिया, बोले ग्रहों को हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया। एक को हम लोगों ने क्या कहा बेटा? आंतरिक ग्रह। एक को क्या कहा बेटा? बाह्य ग्रह। अब इनके कई नाम है, मैंने अभी बोला। और भी डिमार्केशन है। आंतरिक ग्रहों में आपने देखा 4 हैं, और बाह्य ग्रहों में भी 4 हैं। बाह्य ग्रहों की परिभाषा अगर करें तो हल्के पदार्थों से बने हैं, ठोस रूप में नहीं है, आकार में बड़े हैं, बड़े उपग्रहीय परिवार हैं, यानी इनके सैटेलाइट की संख्या बहुत अधिक है। क्लियर है बेटा? इस सब पे चर्चा हुई है। अब सबसे गंभीर चर्चा शुरू होनी है बेटा, उस पर हम आपसे बात करेंगे। ज्यादा ना होने पाए, उतना ही हो जितना आप डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है? ऑफलाइन जो हमारे मित्र हैं इनसे कुछ और भी बात करनी है। तो हम ये चाह रहे हैं बेटा कि इन चीजों को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए। मैं आपसे वायदा कर रहा हूं बेटा कि पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, निःशुल्क पढ़ाऊंगा। बस एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे सभी लोगों से ज्यादा बेटा शेयर करिए, मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, बस यही इच्छा है। हाँ, ये सारे वीडियो अगर एक प्लेटफॉर्म पे आप देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है, नाम है आर्या कैरियर पॉइंट, बस यही नाम है यूट्यूब चैनल का। उस पे जाके सारे वीडियो को आप एक सीक्वेंस में देख सकते हैं, क्रम में सारे वीडियो हैं, पहले दिन से लेके आज तक का।